मैं हूँ आपकी अंजलि, आपके साथ आपकी स्टडी पार्टनर। और आज आपको बताने आई हूँ कि कैसे करंट अफेयर्स को आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको डेली का न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता कि किसको फॉलो करें किसको नहीं करें। देखिए, इसमें आपको हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में उठ के आ सकते हैं और किस तरीके से वो पहले हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि एग्जाम में करंट को रिलेट कैसे करते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आप PYQ भी समझेंगे और साथ में मेंस को लेकर GS1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और इथिक्स में अपने ऐसे में कैसे हम इन टॉपिक्स को यूज करते हैं, इन सबको जानेंगे। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आपका 30-35 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। इतना टाइम आप रील्स चलाते चलाते निकाल देते होंगे, पर ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसको अच्छे से समझें कि मैं इसमें आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें लगता है कि हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं डेली आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको पता ही होगा कि हमारे वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है। और जो नए आए हैं इस वीडियो में, तो वो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी उन्हें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों आपका यहाँ आने के लिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक्स पर। हम इसमें इजिप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। 4800 साल पुराना DNA कौन रहता था वहाँ, DNA में क्या बताया, हम जानेंगे इसमें। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। मिस्र के पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया किसने, शोधकर्ताओं ने। अब हम इस पूरी खबर को अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये देखिए, हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि रिसर्चर्स सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन फॉर द फर्स्ट टाइम। आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख लिए है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, आखिर हुआ क्या। शोधकर्ताओं ने प्राचीन मिस्र में लगभग 4500 से 4800 साल पहले पुराने साम्राज्य तीसरे से चौथे राजवंशों के दौरान रहने वाले एक व्यक्ति के पूरे जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमण किया, और यह प्राचीन मिस्र से आज तक का बरामद सबसे पुराना और सबसे पूर्ण जीनोम है। परिणाम में प्रकाशित हुए थे एक कल के न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब हम देखते हैं दफन और संरक्षण। व्यक्ति के अवशेष जो हैं वो काहिरा से 265 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव है, वहाँ पर नुवाई रात में पाए गए हैं। उन्हें रॉक कट मकबरे के अंदर एक बड़े सिरेमिक पॉट में दफनाया गया था, जिसके तापमान को स्थिर करने की मदद की, DNA संरक्षण में सहायता की। दांतों की जड़ युक्तियाँ DNA निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि वे प्राचीन DNA वसूलने के लिए अच्छी तरह से संरक्षित और उत्कृष्ट हैं। देखो, मिस्र की आप लोकेशन देख लीजिए। ये जो है मिस्र जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। हम देखेंगे कि इसके नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। आपको ऐसे ही इसको देखना है कि कैसे आप इसमें मैपिंग करते जाना है, क्योंकि मैपिंग से भी क्वेश्चन आते हैं जो भी करंट में प्लेस रहता है। अब मिस्र के पिरामिड है चर्चा में, वहाँ से खोज हो रही है, DNA का पता चल रहा है, तो हमें वो सब चीज़ें पढ़ती जानी है। इसके साउथ में देखिए तो सूडान है, और इसके वेस्ट में देखें आप तो लीबिया है। चलिए हम देखते हैं कि यह आदमी कौन था। एक आदमी जिसकी मृत्यु 44 वर्ष से 64 वर्ष के बीच में हुई, जिसकी ऊंचाई अनुमानित 157.4 से 160.5 सेंटीमीटर के बीच और दिखावट संभावना थी। उसकी भूरी आंखें, भूरे बाल, डार्क टू ब्लैक स्किन, पिगमेंटेशन मतलब जिसमें हल्के टोन की संभावना के साथ होते हैं, वो होता है। ठीक है, अब हम देखिए DNA से कितना कुछ पता कर सकते हैं। अब आप देख ही रहेंगे DNA कितना इम्पोर्टेंट है। अब बायोलॉजी वाले तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आनुवंशिक अंश की बात करते हैं।
तो उनके डीएनए का जो 78% है वो उत्तरी अफ्रीकी मूल, वर्तमान में हम बात करें तो मोरक्को से नवपाषाण आबादी के सबसे करीब, यानी कि 22% मेसोपोटामिया में वर्तमान में देखें तो इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, इन सब के शुरुआती किसानों से मेल खाता है। ये जो मिला आदमी वह, ठीक है। इसको बोलते हैं कि संभवतः शायद अप्रत्यक्ष रूप से लेवेंटाइन आबादी यानी इजराइल, जॉर्डन, सीरिया के माध्यम में पारित किया गया है, ठीक है। अभी आपने इसको ये समझ लिया होगा अच्छे से। यहाँ पे आपको यूरोप का मैप दे रखा है। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभी किसी जगह का नाम दे देते हैं और पूछते हैं ये प्लेस कहाँ है। जैसे कि देखो लेवेंट का इसमें नाम दे दिया, और ये जो प्लेस है वो सीरिया और जॉर्डन के बीच में, लेकिन सीरिया के ज़्यादा पास है। आप इस देखो यहाँ पे देख ही रहे होंगे। और ये यूरोप का मैप है। यहाँ एशिया कैसे लग रहा है, ऊपर टर्की है, साइप्रस सी है। तो इस मैप को आपको समझते जाना है ऐसे, ठीक है। अब हमें इससे पता चलता है कि उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी फर्टाइल क्रिसेंट के बीच लंबे समय से चली आ रही अनुवांशिकी विनिमय प्राचीन मिस्र की आबादी स्थानीय रूप से निहित थी, लेकिन पड़ोसी कृषि संस्कृतियों के शुरुआती प्रभावों के साथ आदान प्रदान तो देखो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम अपनी इंडिया में भी जब भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के भी साक्ष्य हमें वहाँ से इकट्ठे होते हैं। लगभग आसपास की सभ्यताएं बताई जाती हैं। तो ऐसे ही अफ्रीका और यूरोप के बीच में भी चला, तो उन लोगों की समानताएं भी यहाँ पे बताई जा रही हैं। और ये हिस्ट्री से लेकर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी मैपिंग है वो ज्योग्राफी को लेकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी यह क्यों मायने रखती है? प्राचीन डीएनए अनुसंधान में एक बड़ा अंतर पड़ता है। मिस्र की गर्म जलवायु और दफन प्रथाओं के कारण मिस्र की मम्मियों और अवशेषों में अक्सर खराब डीएनए संरक्षण होता है। प्राचीन मिस्र के वंश और विविधता की एक स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। और हम देखेंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग आनुवांशिकी रूप से अफ्रीकी थे और क्षेत्रीय मिश्रण के साथ लेवंत या यूरोप के हाल के प्रवासियों के बजाय। अभी हमने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। इसमें बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि डीएनए का क्या यूज होता है, उसके क्या इम्पैक्ट रहते हैं, और दूसरा ये है कि मैपिंग वो कहाँ पे मिस्र है, कहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि कहाँ पे लेवांट है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ते जाना है। चलिए हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, हिरासत में मौतें, पुलिस की सज़ा तमिलनाडु और उसके बाद शून्य रहती है। ये आर्टिकल आपको दे रखा है, हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ है। जून में 2025 में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले अजित कुमार नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब पुलिस सुरक्षा गार्ड के रूप में जो एक व्यक्ति काम करता था उसकी मृत्यु हो गई है। और मद्रास उच्च न्यायालय मंत्री बेंच ने चोटों के स्तर पर हैरान था और कहा कि यहाँ तक कि एक हत्यारे ने भी इतनी चोट नहीं पहुँचाई होगी। यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है, ये तमिलनाडु और पूरे भारत में हिरासत में हिंसा की एक बड़ी पैटर्न का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि हिरासत में मौत क्यों हो रही है, क्या है ये। जब किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो इसे हिरासत में मौत कहते हैं। हिरासत में क्या हो सकता है? देखो हिरासत कैसी कैसी होती है। पुलिस हिरासत होती है। पुलिस हिरासत में कौन व्यक्ति रहता है? जिससे जांच करनी हो, पूछताछ करनी हो, और जो लॉकअप में हो वो उस टाइम पे पुलिस हिरासत में रहता है। भाई न्यायिक हिरासत में कौन सा व्यक्ति रहता है? जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय सजा काट रहा हो जेल में, वो न्यायिक हिरासत में रहता है। अब हम देखेंगे कि तमिलनाडु और भारत में हिरासत में हिंसा क्यों। देखो तमिलनाडु में पुलिस की बर्बरता का इतना लंबा इतिहास रहा है कि अभी हम एक उदाहरण देखें कि अम्बास मुद्रम मामला जो 2023 में आया था उसमें पुलिस यातना शामिल थी। और सतनकुलम मामला जो है 2020 का, उसमें एक पिता और पुत्र जो कि पुलिस पिताड़ना से इसकी मौत हुई। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देखिए दोस्तों, ऐसे जो पॉइंट हैं वो एथिक्स में आपको केस स्टडी में बड़े काम आ सकते हैं। जब भी आप आंसर लिखें और इस जैसे कि ये अम्बास समुद्रम का मामला हुआ, सतनकुलम का मामला हुआ, आप ऐसे मामले को डाल देते हैं तो आपका आंसर जो है वो इतना इंक्रीज्ड और सबसे अलग दिखता है और उसमें आप मैक्सिमम
जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि एक डेटा की उन्होंने तस्वीर दे रखी है कि वर्ष 2016 से 17 और वर्ष 2021-22 के बीच अकेले तमिलनाडु में हिरासत में 490 मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिरासत में मौतें हुई हैं। अखिल भारतीय कुल 11,656 मौतें इस अवधि के दौरान हुई हैं और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। इसके लिए कोई जवाबदेही भी नहीं है और कोई दोष सिद्धि भी नहीं। भले ही मौतों की सूचना दे दी गई हो, पुलिस कर्मियों को शायद ही कभी गिरफ्तार किया जाता है। 2017 से 2022 के बीच कोई सजा नहीं हुई, एक भी सजा नहीं हुई और पुलिस शासन में इतनी मौतें क्यों? भारत में 123 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किए जाने और 79 को चार्जशीट किए जाने के बावजूद हिरासत में मौत के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। क्यों? यही जो है वो रीज़न हमें अपनी केस स्टडी में लिखने होते हैं और इन चीज़ों को हमें समझना होता है। ये जो ऐसे फैक्ट आते हैं और ऐसा हम पेपर पढ़ते हैं तो ये आपको पेपर के तौर पे तो आपको मजबूत करेंगे, लेकिन जो आप जनरली आप बहुत सारा नॉलेज लेते हैं और आम दुनिया में एक समझ रखते हैं, ये उसमें बड़े काम आते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पुलिस द्वारा व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन 2017 से 2022 के बीच 74 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले, अवैध हिरासत, यातना, हिरासत में मौत आधिकारिक तौर पर पुलिस के खिलाफ दर्ज किए गए थे। केवल 41 पुलिस अधिकारियों को चार्जशीट किया गया और केवल 3 को दोषी ठहराया गया था। सोच रहे हो कि कार्रवाई कितनी सी है जबकि मौतें कितनी ज़्यादा हो रही हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे हमें इतना तो पता चल गया कि पुलिस शोषण के गंभीर मामलों में भी न्याय मिलना कितना मुश्किल है। दलित असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हिरासत में दुर्व्यवहार के लिए दलितों, अनुसूचित जातियों को निशाना बनाए जाने की अधिक संभावना है। तमिलनाडु में जो भी अनुसूचित जाति की आबादी है वो 20% है, लेकिन 2022 में सभी बंदियों में से 38.5% ऐसी समुदाय से थे। यह स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2022 तक हम देखें कि तमिलनाडु में 2129 बंदी थे, जो भारत में सभी बंदियों का लगभग आधा है। दोस्तों, ये हमने तमिलनाडु की आबादी और फिर उसमें ऐसी कितने कैदी रहे हैं, कितने बंदी रहे हैं, ये हमने देख लिया और कितना भेदभावपूर्ण है ये भी हमने समझ लिया। एक फैक्ट था जो आपको सिर्फ बेसिक समझ बनाने के लिए काम आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बंदी किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए लोग नहीं, उन्हें निवारक कानूनों के तहत रखा जाता है और कभी कभी सिर्फ संदेह पर। तो अन्याय और भी बड़ा है। ठीक है, बंदी कब किसी को बनाया जाता है? तब नहीं बनाया जाता जब कोई अपराध के लिए दोषी ठहराएगा, तब तो बनाया ही जाना है। इसके साथ ही तब भी बनाया जाता है जब निवारक निरोध कानून के तहत उसको ले लिया जाए। सिर्फ संदेह के आधार पर भी ले सकते हैं इसमें। सोचो दोस्तों कि किसी पर अगर मान लो गलत संदेह हो गया, उसको ले लिया, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि शायद उसकी जान भी चली जाए और जबकि उसका दोष हो ही ना, तो फिर क्या ऐसा, जबकि हमारा भारत की संस्कृति तो हमें बताते भी है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। और वहाँ ऐसे केसेस, आप समझ रहे हो कि हमारी संस्कृति को कितना बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे चेंज किया जा रहा है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है मुख्य समस्या। क्या है मुख्य समस्या? एक तो यही है कि पुलिस की बर्बरता आम है, खासकर हिरासत में। अधिकारियों को दोषी ठहराने में कानूनी प्रणाली विफल रहती है। दलितों जैसे हाशियों के समुदाय को अधिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और तमिलनाडु और अन्य राज्यों को बेहतर जवाबदेही और पुलिस सुधार की आवश्यकता है। अब इसका हम पूरा निष्कर्ष देखते हैं कि यह हमें टॉपिक मायने क्यों रखता है। यह लेख गंभीर मानवाधिकार चिंताओं पर प्रकाश डालता है, क्योंकि पुलिस दंड से मुक्ति उन्हें शायद कभी समाज सजा का सामना करना पड़ता है। दलितों के खिलाफ व्यवस्थित जो भेदभाव है उस पर भी ये हमें दिखलाता है कि क्या है। और हिरासत में जो होने वाली मौतों में न्याय सुनिश्चित करने में न्याय विफलता हमारे देश में कैसे है। और एक पॉइंट ये भी बताता है कि पुलिस सुधार, बेहतर निरीक्षण और कमजोर समूहों की सुरक्षा की
तात्कालिकता। देखिए, आपने पहले इस टॉपिक को पूरा समझा, इसको गंभीरता से लिया, हर एक पॉइंट के पहलुओं को धीरे-धीरे समझा। उसके बाद ये भी देख लिया कि यह टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है और छोटे-छोटे की पॉइंट में इसको नोट करना है। जैसे कि जब भी आप देखें कि हिंसा वाला टॉपिक आपको दे दिया जाए, तो आप उस पे एक लिख सकते हैं हेडलाइन कि मानवाधिकार चिंताओं पर प्रकाश डालता है। फिर आप उसमें ये पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है? ऐसे में आप आंसर राइटिंग बहुत जल्दी सीख जाएँगे। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि भारत में एआई रणनीति मिशन से पहले होनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए जहाँ एआई में वैश्विक नेता, खासकर यह कैसे शासित होता है, लेकिन वर्तमान में यह एआई परियोजनाओं में भागना बिना। ठीक है, अब हम इसको समझें कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। लेखक इसमें कह रहा है कि एआई मिशनों को अंजाम देने से पहले भारत को एक सुविचारित एआई रणनीति बनानी चाहिए। कैसी रणनीति? वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भारत की सरकार ने एक नौकरशाही इकाई द्वारा प्रबंधित इंडिया एआई मिशन शुरू किया। यह एआई कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित है, लेकिन एक समस्या क्या है कि अभी इसके लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति ही नहीं है, जो हमें बताती है कि कोई रणनीति हमें क्या बताएगी उस चीज़ के लिए कि प्राथमिकताएं क्या है। वैसे एआई की रणनीति हमें क्या बताएगी कि एआई की हमारे लिए क्या प्राथमिकताएं, एआई का उपयोग किन मूल्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, कैसे निष्पक्षता पारदर्शिता दिखलाएगा, हम नौकरियों डेटा और संसाधनों की रक्षा कैसे करें। मिशन निष्पादन उपकरण रणनीति क्या बतलाती है? एक योजना, एक दृष्टि देती है। आपको मिशन से पहले रणनीति की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे समझ रहे होंगे। रणनीति के बिना जोखिम क्या है? सामरिक स्वायत्तता का नुकसान। भारत रक्षा, खुफिया और बुनियादी ढांचे में एआई का उपयोग कर रहा है और स्थानीय और विश्वसनीय एआई सिस्टम हम बन जाते हैं विदेशी तकनीक पर निर्भर, जो संघर्ष या भू राजनीतिक तनाव के समय जोखिम भरा रहता है। आज के टाइम एआई का यूज इतना ज़्यादा हो गया है कि भारत भी अपनी खुफिया एजेंसियों में बुनियादी ढांचे में एआई का उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी एआई सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको जो ये तस्वीर अभी इंडिया मैप की बनी दिख रही होगी, इससे समझ में आ रहा होगा कि ये भी एआई द्वारा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कोई स्पष्ट डेटा शासन नहीं है या ये एक डेटा पर चलता है। भारत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक डेटा प्लेटफॉर्म बना रहा है, लेकिन डेटा को कौन नियंत्रित करता है, इसे कैसे साझा किया जाता है, इसके लिए कोई शासन नहीं। एक पारदर्शी लोकतांत्रिक नीति के बिना बड़े निगम या इस सिस्टम का एकाधिकार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई शासन ही नहीं बना ना। अभी हम देखते हैं कि नौकरी छूटना और कोई सुरक्षा जाल नहीं। एआई कैसे लोगों की नौकरी जाएगी? अब सारा काम एआई करेगा तो लोग क्या ही करेंगे, तो नौकरी तो जाएगी ही ना। स्वचालन पहले से ही नौकरियां ले रहा है। 2024 में सिर्फ 3 शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में 65,000 नौकरियां चली गई हैं। आईएमएफ का कहना है कि भारत का 26% कार्यबल एआई व्यवधान के संपर्क में है, लेकिन सरकार ने संबोधित नहीं किया। लोगों को फिर से कौशल कैसे दें, श्रमिकों की सुरक्षा कैसे करें, भविष्य के रोजगार की योजनाएं कैसे बनाएं। वैसे बोले तो ये सच में एक चिंतनीय विषय है कि एआई का बहुत ही उपयोग बढ़ता जा रहा है। हम और आप भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और कल के दिन ये बहुत सारी नौकरियां छीन भी लेगा। तो क्या ऐसे में हम अपना रोजगार नहीं होगा हमारे पास, तो हमारे पास कोई आमदनी नहीं होगी। जब आमदनी ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कैसे अपना संचार करेंगे? तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में स्कीम्स बनानी चाहिए। अगर वो एआई को बढ़ावा दे रहा है तो उसको इधर भी बढ़ावा देना चाहिए कि जो एआई के दुष्परिणाम होंगे उनको कैसे कम करें, कैसे कम किया जा सकता है, उन पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम अगले पॉइंट पर भी बात करते हैं कि ऊर्जा और जल संकट। एआई बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग करता है। डेटा सेंटर भारी मात्रा में बिजली और पानी की खपत करते हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर में देखें जहां डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, पहले से ही पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। फिर भी एआई की पर्यावरणीय लागत पर लगभग कोई नीतिगत चर्चा नहीं है। असमानता को बढ़ाना
इसका काम है। हमारी काम करने, सीखने और जीने के तरीके को यह बिल्कुल बदल देगा। यही तय करेगा कि कौन कैसा कौशल है किसके पास, तो किसका कौशल मूल्यवान है। ठीक है। और एआई मुनाफे से किसे फ़ायदा होता है, यही देखेगा। ठीक है। इसे केवल टेक कंपनियों पर छोड़ने से असमानता और भी खराब हो जाएगी। चलिए, पूर्वाग्रह और जवाबदेही की कमी भी इसमें। एआई का उपयोग निम्न से किया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल में किया जा रहा है, पुलिस भी कर रही है और कल्याण कार्य भी कर रहे हैं। विनिमय के बिना पूर्वाग्रह, भेदभाव और गलतियों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी, इसका कोई जोखिम नहीं होगा। हमने ये सारे देख लिए कि एआई के आने से क्या क्या इम्पैक्ट हमारी इंडिया में हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एआई में भारत की वैश्विक भूमिका क्या है। भारत की जो एआई है वो वैश्विक रोल क्या कर रही है। भारत कोशिश कर रहा है कि वैश्विक एआई चर्चाओं में ग्लोबल साउथ के लिए वो एक अग्रणी देश बने। देखो, ग्लोबल साउथ में जो भी हमारी कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, लाओस, ये सब देश जो हैं वो आ जाते हैं, तो इसको मिला के ग्लोबल साउथ बोलते हैं। एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप जैसे प्रमुख समूह हैं। ठीक है। लेकिन यदि भारत के पास एक मजबूत राष्ट्रीय नीति नहीं है तो यह विश्व स्तर पर विश्वसनीयता खो देता है। यदि आपने घर पर चीज़ों को हल नहीं किया है तो आप दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो भारत को अब क्या करना चाहिए, हम आगे का रास्ता देखेंगे। लेख 3 मुख्य कारणों का सुझाव देता है। जो आंसर है वो 3 कारणों का आपको सुझाव दे रहा है। ये कह रहा है कि एक राष्ट्रीय एआई रणनीति पहले तो प्रकाशित करनी चाहिए, जिसमें क्या हो, जिसमें कैबिनेट सरकार का शीर्ष स्तर द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। सार्वजनिक बहस के लिए संसद में इसको प्रस्तुत भी किया जाए, इसमें लक्ष्य देखे जाएं और जो अपने मूल्य होते हैं नैतिक, वो देखे जाएं। जोखिम क्या है वो, उस पर भी चर्चा हो। इसके फोकस में कौन कौन से एरिया रहने चाहिए, तो नौकरी होगी, रक्षा, शिक्षा और हमारे पर्यावरण, ये ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको फोकस एरिया बना के यूज करना चाहिए। सेकंड है कि एक संसदीय स्थायी समिति का गठन भी किया जाना चाहिए। संसद में एक स्थायी समिति ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। एआई परियोजनाओं की निगरानी, जोखिमों की समीक्षा करना, सार्वजनिक इनपुट सुनिश्चित करना। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि नौकरी पर एआई के प्रभाव का कैसे, देखो, अध्ययन भी करना चाहिए कि नौकरी पर क्या कैसे इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि यही हमारे दुष्परिणाम में था। तो हमें जस्ट इनका अपोजिट करके लिख देना है अपने आगे की राह में। एआई के कारण नौकरी का नुकसान होगा, कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कौन कौन से समूह होंगे जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होंगे, री स्किलिंग और ट्रांजिशन को कैसे प्रबंधित करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत को निर्माण से पहले क्या सोचने की ज़रूरत है। केवल तकनीकी मिशन के साथ एआई में भागना खतरनाक हो सकता है, ये भारत को सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि भारत को विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए, जनता को भी शामिल करना चाहिए और एआई के प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। भारत के पास यही एकमात्र तरीका है। अपने लोगों की रक्षा करें, अपने भविष्य पर नियंत्रण रखें, एक सच्चे वैश्विक एआई नेता बने। चले, हमने एआई का टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि क्या गिग वर्कर्स भारत के श्रम डेटा का हिस्सा है। अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है। अभी आप सारे क्वेश्चंस समझते जा रहे होंगे, आप समझते जा रहे होंगे कैसे कौन टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट है। आज के आर्टिकल्स में इतना ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट कुछ नहीं आया था, बेसिक समझ के लिए ही टॉपिक्स आए थे जो मैं आपको बता रही हूँ। इनको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो ये आपका फाउंडेशन तैयार करता है बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि गिग वर्कर्स भारत के श्रम डेटा का हिस्सा हैं, क्या संदेश है इसका। हालांकि गिग वर्कर्स को तकनीकी रूप से भारत के मुख्य श्रम सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS में गिना जाता है, लेकिन उनकी स्पष्ट रूप से पहचान या वर्गीकरण नहीं किया जाता। इससे उनके लिए निष्पक्ष और लक्षित नीतियां बनाना मुश्किल हो जाता है, भले ही उनकी संख्या बढ़ रही हो। भारत गिग वर्कर्स को मान्यता दे रहा है बीमा पॉलिसी, लेकिन डेटा में नहीं।
बीमा पॉलिसी में तो वो किक वर्कर्स को मान्यता दे रहा है, लेकिन डेटा पॉलिसी में नहीं दे रहा है। मान्यता और प्रतिनिधित्व के बीच कैसे अंतर पैदा करता। आखिर हम समझे कि गिग वर्कर्स जो हैं वो क्या है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत भारत ये परिभाषित करता है कि जो गैर पारंपरिक अल्पकालिक कार्य व्यवस्था के माध्यम से कमाई करने वाले लोग के रूप में गिग वर्कर्स हैं, उन्हें गिना जाता है गिग वर्कर। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोग जो जोमेटो से वर्क करते हैं, कई सारे लोग फुटपाथ पर बैठ के कार्य करते हैं, अपनी रोजगार की जीविका यापन करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता सेवाओं या समस्या समाधान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर के माध्यम से कार्य करने वाले लोग। ये श्रमिक और औपचारिक कर्मचारी नहीं है, लेकिन भी सामान्य अर्थों में अनौपचारिक भी नहीं, कहीं ना कहीं बीच के तो हैं ही। ठीक है। अब श्रम डेटा में उनकी गणना कैसे की जाती है, जो भी हमारी सरकार कहती है वो कहती है पैसे के रूप में हम इनको शामिल करेंगे। वेतन या लाभ के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की गणना की जाती है। समस्याएं क्या हैं अब इसमें। इसमें समस्या ये है कि गिग वर्कर्स को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है। उन्हें आमतौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है जैसे वो स्वयं नियोजित हो, स्वयं खाता कार्यकर्ता, नैमित्तिक श्रमिक हों। ठीक है। अभी व्यापक श्रेणियां गिग वर्कर्स की विशिष्ट वास्तविकताओं को छिपाती हैं। कोई औपचारिक अनुबंध नहीं, ऐप्स और एल्गोरिथ्म पर निर्भरता होती है। प्लेटफॉर्म में कई नौकरी की भूमिकाएं, लाभ और सुरक्षा का भी अभाव होता है और काम की शर्तों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो दोस्तों ये गिग वर्कर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और उनको शामिल भी नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वर्गीकरण की यह कमी एक समस्या क्यों लग रही है, क्योंकि कमजोर नीति है। देखो विषम डेटा रहेगा तो नीतियां भी कमजोर पड़ेंगी। गिग वर्कर्स के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन पाएंगी। सटीक आंकड़े निर्भर ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि योजनाएं बनती नहीं, योजनाएं बनी, आयुष्मान बनी स्वास्थ्य बीमा के लिए, ई श्रम ID कार्ड भी बना है, लेकिन उनके सटीक आंकड़े ही नहीं मिल पाते ना। यदि सर्वेक्षण गिग वर्कर्स को सही ढंग से कैप्चर नहीं करते तो कई श्रमिक इन योजनाओं से बाहर रह जाते हैं। दूसरा देखेंगे कि भ्रामक रोजगार लेबल। स्विगी और जोमेटो पर भोजन जो वितरित करते हैं जो गिग वर्कर्स, वो स्वनियोजित के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह लेबल प्रतिबिंबित नहीं करता कार्य आधारित क्या कार्य कर रहे हैं लोग, एल्गोरिथम नियंत्रण क्या है, अनियमित घंटे वर्क करना पड़ता है इनको, सुरक्षा मानकों का भी अभाव होता है इनके साथ। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि अद्वितीय चुनौतियों में कोई अंतर्दृष्टि नहीं, मतलब कि रोजगार की अस्थिरता इनके पास बनी ही रहती है, जब चाहे इनको निकाल दिया जाता है। आय में अस्थिरता रहती है, इनकी सैलरी से भी ज़्यादा इनसे वर्क किया कराया जाता है। प्लेटफॉर्म आधारित जोखिम भी रहता है। अब मान लो कि इनसे जोमेटो से इन्हें खाना वितरित तो करना है, अब इनका डेली का रहेगा कि इन्हें आना जाना लगा रहेगा, तो इनके लिए कोई बीमा पॉलिसी बनाओ, इनके लिए स्वास्थ्य पॉलिसी बनाओ। अगर इन्हें कुछ होगा तो इनको कैसे रिकवरी की जाएगी इनकी, इसके लिए पॉलिसी बनाओ। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार ने अब तक क्या किया है हम इनको और देख लेते हैं, थोड़ा सा डेटा रहेगा। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता 2020 आई थी। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोर्स और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन, ई श्रम प्लेटफॉर्म और डिजिटल ID कार्ड लॉन्च करना। केंद्रीय बजट 2025 ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए। शेष अंतराल की बात करें तो PLFS 2025 जो है वो संसाधन ने नमूनाकरण और ग्रामीण प्रतिनिधित्व में सुधार किया, लेकिन इसमें अभी भी गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए विशिष्ट श्रेणियों का मॉड्यूल का अभाव है। अब हम बात करते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। देखिए समावेशी और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए भारत को गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने के लिए उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाना होगा। सर्वेक्षण मॉड्यूल बनाए जाने होंगे। कई नौकरियों की भूमिकाएं जहां पर कैप्चर हों। प्लेटफॉर्म आधारित आय प्रतिबिंबित करें। अनुबंध की शर्तों और एल्गोरिथम शासन को ट्रैक करें और लाभों और सुरक्षा तक इनकी पहुंच का आकलन करें।
इसमें देखेंगे कि लास्ट में हम क्या कर सकते हैं। भारत किक वर्कर्स को कागजों पर पहचानता है, लेकिन श्रम आंकड़ों में नहीं पहचानता। जब तक PLFS जैसी सांख्यिकी प्रणालियों का अद्यतन नहीं किया जाएगा, तब तक नीति डिजाइन और सामाजिक सुरक्षा असमान और बहिष्कृत रहेगी। तेजी से बढ़ते कमजोर कार्यबल के लिए डेटा दक्षता, गरिमा और निष्पक्षता की ओर यह पहला कदम है। चलिए, तो किक वर्कर्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या किक वर्कर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, क्या पॉलिसी बन चुकी हैं और आगे क्या वर्क होना चाहिए और हम आगे क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सारा कुछ आपने पढ़ लिया है, तो आई होप कि किक वर्कर्स आपके लिए पूरा कंप्लीटली तैयार है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। भारतीय विश्वविद्यालयों ने कैसा प्रदर्शन किया है अपना। हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज फेयर ऑन द QS रैंकिंग लिस्ट। ये जो है आर्टिकल आया हुआ है, हम पढ़ेंगे कि शीर्ष 1500 में से कुल भारतीय विश्वविद्यालय जो कि 54, 2015 में सिर्फ 11 से ऊपर, अभी देखेंगे 5 गुना वृद्धि हुई है। शीर्ष कौन कौन से रहे हैं भारतीय कलाकार में। IIT दिल्ली, जिसकी रैंक रही है 123, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर और IISc बेंगलुरु, ये जो है वो शीर्ष पर रहे। पहली बार कौन कौन सी प्रविष्टियाँ, तो अशोक विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा का है, शिवनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ग्रेटर नोएडा का है, साथ ही अदर भी 6 और रहे हैं, तो जो है इन्होंने पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। यह वैश्विक उच्च शिक्षा दृश्यता में भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब हम देखेंगे कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 है जो वो किन संकेतकों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ये 9 संकेतकों पर आधारित होता है, जिसमें शैक्षिक प्रतिष्ठा, वित्तीय संकाय, उदाहरण नियोक्ता प्रतिष्ठा संकाय, छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्र, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, रोजगार के परिणाम, स्थिरता कैंपस, हम ये सब जो है इनको देखते हैं। इन सब का कंपाइलेशन होता है, फिर इनका एनालिसिस किया जाता है, फिर जो है इस रैंकिंग में बोलें तो आपको जगह दी जाती है। ठीक है, अभी हम आते हैं कि क्या भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार हो रहा है। हाँ, लेकिन चेतावनी के साथ हो रहा है, क्योंकि फैकल्टी टू स्टूडेंट अनुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन विविधता बढ़ रही है कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भी और सार्वजनिक विश्वविद्यालय में। आसानी से अंतर्राष्ट्रीय संकाय के काम पर नहीं रख सकते। अनुसंधान की उपेक्षा भी की गई है, लेकिन अब गति प्राप्त कर रहा है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एकीकरण पर जोर दिया है। IIT, IISER और नए निजी विश्वविद्यालय अनुसंधान आउटपुट और गुणवत्ता में निवेश भी कर रहे हैं, और IIT और IIM से आगे रोजगार और प्लेसमेंट के प्रयासों में भी सुधार हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल और जॉब फेयर भी अब आम हो गई है। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा में सुधार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हम भी वर्ल्ड में अपनी रैंकिंग ला रहे हैं, तो हम एक तो देख लिया कि सुधार हो रहा। अब और सुधार हम कैसे कर सकते हैं, कुछ इन पॉइंट्स को भी देखते हैं। जैसे अनुसंधान आउटपुट को बढ़ावा देकर हम मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। जैसे हमारी वीडियो में भी दिया जा रहा है कि हम ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको गुणवत्ता अच्छी दे रहे हैं। जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो इतना ऑथेंटिक है, इतना यूजफुल है कि आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में सफलता तक ले जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी से इस पर बने रहते हैं, इस पर वर्क करते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। चलिए, सेकंड कहता है कि संकाय अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी अनुसंधान नेटवर्क को प्रोत्साहित करें। वैश्विक दृश्यता बढ़ाएं। विदेशों में अकादमिक साझेदारी बनाएं। विदेशी छात्रों और आने वाले संकाय को आकर्षित करें। अंग्रेजी और विश्व स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम भी प्रदान करें। थर्ड कहता है कि संकाय छात्र अनुपात में सुधार हो। जैसे कि संकाय मतलब जो होता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी हो, क्या कोई अपना स्कूल है तो वो भी एक संकाय हो जाता है। ठीक है, तो एक प्लेसमेंट जहाँ पे उस चीज़ से गिनती की जा रही है। अधिक संकाय किराए पर लें, विशेष रूप से अनुसंधान के अनुभव के साथ PhD धारक
अनुसंधान के लिए समय की अनुमति देने के लिए कम शिक्षणवार कैंपस स्थिरता में सुधार, हरित ऊर्जा अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण को लागू करें। क्यूएस रैंकिंग अब पर्यावरणीय स्थिरता के लिए 5% वजन प्रदान भी करती है और रोजगार संबंधी पहलों का विस्तार करें। देखिए दोस्तों, कैरियर परामर्श और उद्योग भागीदारी को मजबूत करना, सॉफ्ट स्किल्स और भविष्य के लिए तैयारी प्रशिक्षण में निवेश भी करें और स्नातक रोजगार परिणामों को ट्रैक और प्रचारित करें। लास्ट में हम देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में सार्थक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अनुसंधान विविधता और रोजगार क्षमता में प्रणालीगत सुधार आवश्यक है। निरंतर निवेश NEP 2020 के माध्यम से नीति समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत जल्द ही विश्व स्तर पर शीर्ष में कई विश्वविद्यालयों को स्थान दे सकता है। हमारा ये टॉपिक भी कवर हुआ। हमने देखा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हमारी क्या रैंकिंग रही है, कैसे शिक्षा में सुधार हो रहा है, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। चंद्रमा की धूल पृथ्वी की धूल की तुलना में कम हानिकारक है, लेकिन गहरी सांस ना लें। क्यों? पढ़ते हैं इसकी तरफ। पृथ्वी पर तो देखो डेली प्रदूषण ही फैलता जा रहा है। शहर की धूल विशेष रूप से PM 2.5 श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनती है, नवजात शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और जीवन काल को कम करती है। प्रदूषित शहरों में गहरी सांस लेने से खांसी, छींकने, आंखों में जलन ये सब हो सकता है। अब मून डस्ट क्या है? मून डस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि मून डस्ट जबकि हानिकारक भी है, पृथ्वी की गहरी धूल की तुलना में कम विषाक्त है, लेकिन फिर भी खतरनाक है, खासकर चंद्र आवासों में। क्यों है? इसके बारे में हम देखते हैं। LMS1 चंद्रमा के घोड़ी क्षेत्र की धूल की नकल करता है और LHS1 यह हाईलैंड धेल क्षेत्र धूल की नकल करता है। अब मानव फेफड़ों सेल मॉडल पर परीक्षण किया गया। ब्रोंकियल कोशिकाएं वायुमार्ग द्वारा और वायु कोशिकाएं गैस विनिमय थैली द्वारा भी। बड़े धूल कण जो होते हैं वो LMS1 और LHS1 दोनों में केवल उच्च सांद्रता पर विषाक्त होते हैं। महीन मून डस्ट के कारण PM 2 जो कि पृथ्वी पर है उसकी तुलना में ब्रोंकियल कोशिकाओं के लिए कम विषाक्त है। अभी भी मारे गए वायु कोशिकीय कोशिकाएं जो है जैसे पृथ्वी की धूल करती है, मून डस्ट का खतरा इससे आता है। स्टैटिक चार्ज क्या है? ये ऐसा जैसे कि स्पेस सूट केबिन इंटीरियर से चिपक जाता है और तेज दांतेदार किनारे इसके होते हैं। अपक्षय के आकार की गोल पृथ्वी धूल के विपरीत होती है। यह क्यों मायने रखती है? नासा की जो आर्टेमिस सेकंड 2026 और चीन की चंद्र योजना जैसे मिशनों के साथ धूल के जोखिम को समझना महत्वपूर्ण हो गया। पर्यावरण डिजाइन के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए और लंबे समय तक चंद्रमा निवास के लिए। हम इसका फाइनल एनालाइज करें तो पृथ्वी की प्रदूषित हवा की तुलना में चंद्रमा की धूल कम खराब हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। भविष्य के चंद्रमा मिशनों को इसके प्रभावों के लिए तैयार रहना चाहिए, विशेष रूप से संलग्न आवासों में जहां छोटे कण भी जमा हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस यहीं तक था। हमारा आज का न्यूज़पेपर समाप्त हुआ। इसके आगे जो आपको दिख रहे हैं ना ये कुछ टॉपिक, ये कल के ही हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराए हुए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं कि कैसे PYQ आए हुए हैं। देखो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कैसे बनते हैं, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ी से टफ होते हैं और इन्हें हम कम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। और आज के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है जिसमें जॉइंट सिटिंग होती है? ठीक है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज आपके लिए वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।